नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो बेटियां, बढ़ता मान सम्मान और राजस्थान। किसी ने सच ही कहा है कि कितनी अनूठी होती हैं बेटियां। चूड़ी टूट जाए तो पूरा घर सर पर उठा लेती हैं, लेकिन अगर दिल टूट जाए तो सामने बैठी मां को पता नहीं लगने देती। जी हाँ, ये बेटियां तो हैं जिनकी एक मुस्कान को देखकर हर दुख और दर्द भूल सकते हैं। ये बेटियां ही तो हैं जो अपने माता पिता के हर दुख को समझ लेती हैं। बेटी लक्ष्मी है, सरस्वती है, पार्वती है, बेटी हर कुल की देवी है। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है कि कभी बेटियों के जन्म लेते ही कत्ल के लिए कुख्यात हुए राजस्थान का सर आज गर्व से ऊंचा उठा है। जी हाँ, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2020-21 के मुताबिक 1000 पुरुषों पर 1009 महिलाएं हो गई हैं। यानी कि हर एक राजस्थानी ने अपने पर लगे दाग को मिटाने की ठान ली है, क्योंकि यह सच है कि हर उस घर में रहमत बरसती है जिस घर में बेटियां हंसती हैं। बेटियां, बढ़ता मान सम्मान और राजस्थान, ये इसलिए कह रहे हैं कि जो कि हाल ही में आंकड़े आए हैं वो यही बयां करते हैं। अब देखिए, राजस्थान को किस लिए जाना जाता था, बेटियां यहां पर सुरक्षित नहीं है, आंकड़े लगातार कम हो रहे थे, लेकिन इस बार के जो आंकड़े हैं वो मुस्कान लेकर आए हैं, खुशहाली लेकर आए हैं। और चलिए जिलेवार एक बार नजर डालते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि 2015 के आंकड़ों से 2020 के आंकड़ों में कितना फर्क आया है। सबसे पहले हम अजमेर जिले की बात करते हैं। अजमेर जिले में जहां 2015 में यह आंकड़ा बेटियों का 16,953 था, वही 2020 में यह आंकड़ा पहुंच गया है 21,993 में। 2015 में अलवर जिले में जहां 16,937 बेटियां थी, वहीं 2020 में 21,991 बेटियां हैं। तो ये अलग अलग
जिलेवार हम आपको बता रहे हैं, जिस तरह से आप देख भी सकते हैं कि अजमेर का हमने जिक्र किया, अजमेर के बाद अलवर की हमने बात की कि किस तरह से यहाँ पर अलग अलग आंकड़े सामने आ रहे हैं और ये बहुत ज्यादा डिफरेंस आ चुका है, बहुत ज्यादा फर्क यहाँ पर आ चुका है। 2020 और 21 में जहां 993 1000 पुरुषों में महिलाएं हुई हैं, तो वहीं 2015-16 में यह आंकड़ा 953 का था। ये अजमेर जिले का आंकड़ा है और ये नेशनल फैमिली हेल्थ के सर्वे बताते हैं। अलवर की बात कर ले 2020-21 में जहां 991 अब बेटियां हो चुकी हैं 1000 पुरुषों में, वहीं 937 थी 2015-16 में। अब देखिए 937 से 991 में कितना फर्क आ चुका है और ये कहीं ना कहीं जागरूक आमजन हुआ है, इसलिए ये आंकड़े यहाँ पर नजर आते हैं। अजमेर अलवर के बाद अब नजर देखिए बांसवाड़ा पर डालते हैं। बांसवाड़ा जहां पर 983 बेटियां थी कभी 2015-16 में 1000 पुरुषों में, और ये आंकड़ा अब 1000 के पार पहुंच चुका है, यानी 1056 पहुंच चुका है ये आंकड़ा। तो ये बांसवाड़ा की तस्वीर है, जहां पिछड़ा भी इलाका है कहते हैं, लेकिन देखिए ये इलाका भी किस तरह से खुशहाल होता नजर आ रहा है बेटियों के मामले में। 12 जिले की बात कर ले 959 बेटियां 1000 पुरुषों में, तो अब यह आंकड़ा 1000 के पार यानी 1019 पर पहुंच चुका है 12 जिले का। देखिए कितना फर्क आ रहा है और ये फर्क जिलेवार समझाना और समझना भी बेहद आसान है, लेकिन ये क्यों हुआ इसमें वक्त भी जरूर लंबा लग गया है। ये 12 जिले की हमने तस्वीर आपको बयां की। बाड़मेर जिले की बात करते हैं जहां पर 980 जहां पर बेटियां 1000 पुरुषों में होती थी कभी, वहीं आज 986 बेटियां हैं, यानी 2020-21 में यह आंकड़ा बढ़ा है। बहुत ज्यादा तो डिफरेंस नहीं आया, लेकिन फिर भी आंकड़ा बढ़ा है, यानी कि ये पॉजिटिव संकेत है। ये बाड़मेर जिले के आंकड़े यहां पर बयां कर रहे हैं। इसके बाद भरतपुर पर नजर डाल लेते हैं। भरतपुर में जहां 970 बेटियां 1000 पुरुषों में थी, वहीं आज 970 हैं, यानी कि बराबर है, कम नहीं हुई है, लेकिन आंकड़े जिस तरह से नजर आते हैं भरतपुर में, तो ये 5 साल में क्या डिफरेंस आया है, क्या अंतर आया, वो ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। ये भरतपुर का आंकड़ा है। इसके बाद अगर हम बात करें भरतपुर के बाद अगले जिले पर नजर डालते हैं, भीलवाड़ा जिला, जहां पर 1000 बेटियां थी कभी, यानी 2015-16 में, और ये आंकड़ा 1069 पर पहुंच चुका है 2020-21 के इस सर्वे में ये सामने आया है। ये भी बहुत ही पॉजिटिव संकेत है, अच्छी बात है कि यहाँ पर ये आंकड़े बढ़ रहे हैं। बीकानेर की बात कर ले 957 से ये आंकड़ा 968 पर पहुंच चुका है, यानी कि 2015 में जहां 1000 में 957 बेटियां थी, वही अब 968 बेटियां हैं 1000 पुरुषों में। ये सर्वे की रिपोर्ट कहती है। बीकानेर जिले की ये तस्वीर है। बीकानेर के बाद अब बूंदी जिले की बात करते हैं, जहां पर 930 से यह आंकड़ा बढ़कर 1000 के पार यानी 1002 पर पहुंच चुका है। 1000 पुरुषों में महिलाओं के आंकड़े देखिए 930 जहां 2015 में थे, वही अब 2020 के आंकड़े कहते हैं ये 1002 पर पहुंच चुके। तो बूंदी जिले में कितना बड़ा अंतर देखने को सामने मिल रहा है, ये देखिए, ये बहुत कुछ कहता है। चित्तौड़गढ़ पर नजर डाल लेते हैं, जहां पर 968 का ये आंकड़ा 2015-16 में था और अब ये आंकड़ा पहुंच चुका है 1037 में। और इसलिए हम कह रहे हैं कि बेटियां खुशहाल है, बहुत से जागरूक करने की कोशिश की जाती है, आगे बढ़ने की बात कही जाती है, लेकिन ये आंकड़े बयां कर रहे हैं कि विकास किस तरह से हो रहा है, सोच में कैसे बदलाव आ रहा है। चित्तौड़गढ़ की हम बात कर रहे हैं 968 जहां पहले था और 1000 के पार पहुंचा। चुरू जिले की बात करें, यहां पर 1009 के आंकड़े जो 2015 में थे और वो अब 1037 पर पहुंच चुके हैं। तो ये चुरू के आंकड़े जो 1009 से 1037 यानी हर जगह बढ़ा है, या तो बराबर है या बढ़ा है, लेकिन कम कहीं नहीं हुआ है। ज्यादातर जिलों में बढ़ते हुए आंकड़े नजर आ रहे हैं। चुरू के बाद अब बात दौसा की करते हैं, जहां पर यह आंकड़ा कम हुआ है 1016 2015-16 में जहां ये आंकड़े थे, यहां पर 986 हैं। दौसा जिले के ये आंकड़े हैं जो इस सर्वे में सामने आए 1016 2015 में और 986 2021 में, यानी कि ये जो अभी हाल ही में रिपोर्ट आई उसमें। तो ये थोड़ा यहाँ पर कमी होती नजर आ रही है। पहले से आंकड़ा गिरा, ये पहला जिला अब तक की इस सूची में सामने आया। धौलपुर की बात कर ले 917 जहां ये आंकड़ा 2015-16 में था, वही आंकड़ा बढ़ चुका है 1002 में, यानी 1000 के पार ये आंकड़े पहुंच चुके। 1000 पुरुषों में महिलाओं के आंकड़े यानी पुरुषों से ज्यादा जो 1000 से ऊपर जा रहे हैं, 1002 महिलाएं धौलपुर में अब है, तो जहां 917 थी 2015-16 में। ये आंकड़े भी बढ़ते हुए आ रहे हैं। हालांकि अब तक दौसा में ही ऐसी तस्वीर नजर आई जहां पर कम है आंकड़ा, लेकिन धौलपुर में भी यही तस्वीर 917 के बाद 1000 के पार महिलाएं। 1009 जहां पर डूंगरपुर में महिलाओं का आंकड़ा था, वहीं 1029 अब 2020 की रिपोर्ट में सामने आ चुका है, यानी 1009 से 1029 ये आंकड़ा भी डूंगरपुर में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि बेटियां जन्म लेना सौभाग्य अब समझ रहे हैं लोग और जरूरत समझ रहे हैं। खुशहाली घर में कैसे आए बेटियों की वजह से सिर्फ कहा नहीं जाता, लोग महसूस भी कर रहे हैं। तो ये डूंगरपुर के आंकड़े। इसके बाद श्रीगंगानगर जहां पर 929 2015 में थे आंकड़े, तो वही 957 अब हो चुके, यानी 2020 की सर्वे रिपोर्ट में, यानी यहां पर भी आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हम श्रीगंगानगर की बात कर रहे हैं 929 से 957
यहाँ भी ये ग्राफ बढ़ा है। श्रीगंगानगर में भी पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में, और हालांकि जो कमी थी उसे कवर करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। 1000 पुरुषों में महिलाएं हालांकि कम है, लेकिन पहले से ये आंकड़ा बढ़ा है, ये जरूर खुश करने वाली बात जरूर होगी और कम से कम सोच बदल रही है। हनुमानगढ़ की बात करते हैं, 928 जहां पर ये आंकड़ा था पहले, अब ये 1015 पहुंच चुका है। ये काफी डिफरेंस नजर आ रहा है, कितना अंतर समझ में आ रहा है। हनुमानगढ़ की ये तस्वीर है जहां हनुमानगढ़ जिले में 1000 पुरुषों में महिलाएं पुरुषों से ज्यादा, यानी कि ये जो रेशियो है 1015 का है। यह हनुमानगढ़ का आंकड़ा है। 15 से 20 में कितना डिफरेंस आया, यह हनुमानगढ़ की तस्वीर अभी आपने देखी। अब चलिए जयपुर यानी प्रदेश की राजधानी की बात करते हैं, जहां पर 920 पहले महिलाएं थी 1000 पुरुषों में, वहीं अब 944 हुई हैं। हालांकि 1000 का आंकड़ा यहां पर नहीं पहुंच पाया, पुरुषों के बराबरी नहीं पहुंच पाई, लेकिन आंकड़े हम ये कह सकते हैं पहले से बेहतर है। 920 से अब 944 का ये आंकड़ा है। ये जो रेशियो है वो सामने आया है। ये राजधानी जयपुर की तस्वीर है। जयपुर में अब जयपुर के बाद देखिए जैसलमेर में नजर डाल लेते हैं। जैसलमेर में जैसा कि आप तस्वीरें देख रहे हैं, 916 से 987 यानी 1000 पुरुषों में जहां कभी 916 महिलाएं होती थी, वहीं अब 987 महिलाएं हैं। ये भी एक अच्छी बात है। जैसलमेर जिले की वहां पर भी तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है और डिफरेंस भी यहां नजर आ रहा है। जहां 916 वहीं 987 अब है। जालोर जहां पर 957 के बाद ये आंकड़ा 982 पर पहुंच गया, यानी 1000 पुरुषों में जहां 2015 में 957 ये आंकड़ा था और ये आंकड़ा बढ़कर पहुंच चुका है 982 में। तो ये जालोर से भी बेहद अहम तस्वीर है। राजस्थान में 1000 पुरुषों के मुकाबले जिलेवार कैसे महिलाओं के आंकड़े कहां कम हुए कहां ज्यादा, वो तस्वीरें नजर आती हैं। अब अगर झालावाड़ पर नजर डालें, जहां 948 कभी महिलाएं 1000 पुरुषों में थी, वहीं अब 977 पहुंच चुका है ये आंकड़ा 1000 पुरुषों में। हालांकि कई जिले से तो बहुत अच्छे आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं, लेकिन ये जरूर पॉजिटिव संकेत यहां पर दे रहे हैं, जहां पर आंकड़े पहले से अगर थोड़े भी बढ़े, कम से कम नहीं हुए हैं, बढ़े हैं, यानी कि लोगों की सोच यहां बदल रही है और जिसके लिए लगातार कोशिशें भी की जाती है कि राजस्थान जागरूक हो, यहाँ के लोग जागरूक हो। झुंझुनू में जहां 1020 पहले का ये आंकड़ा 1000 पुरुषों में, यानी पहले भी महिलाएं ज्यादा थी, लेकिन अब और ज्यादा है, यानी 1063 पर यह आंकड़ा पहुंच चुका है। यानी झुंझुनू में 2015 में भी, यहाँ झुंझुनू जिला कितना जागरूक है देखिए। 5 साल पहले यानी 2015 में भी ये आंकड़े आए तो 1000 के पार थे, यानी पुरुषों से ज्यादा महिलाओं का आंकड़ा था, और अभी और ज्यादा आगे बढ़ा, यानी 1020 से अब 1063 पर यह आंकड़ा पहुंच चुका है। बहुत ही अच्छी तस्वीर झुंझुनू जिले की है। ये आंकड़े जरूर जो बयां कर रहे हैं, पहले भी अच्छे और अब और ज्यादा बेहतर। जोधपुर की बात करते हैं, जोधपुर जहां पर 952 2015 में ये आंकड़े थे और अब 952 के बाद ये आंकड़े 1000 के पार यानी 1042 पर पहुंच चुके हैं। जोधपुर की ये तस्वीर है 952 से 1042। करौली जहां पर 988 महिलाएं 1000 पुरुषों में होती थी 2015 में, अब ये आंकड़ा यहां पर भी बढ़ा है। 988 के बाद अब 996 का ये आंकड़ा पहुंच चुका है, यानी 1000 पुरुषों में करौली में अब 926 महिलाएं हैं। यानी कि अगर हम 1-2 साल बात करें और ऐसी जागरूकता कायम रही तो 1000 पुरुषों का जो आंकड़ा है उससे भी ऊपर महिलाएं रहेंगी, यानी कि रेशियो में 2 कदम आगे। ये करौली की तस्वीरें हैं। चलिए करौली के बाद अब नजर कोटा जिले पर डालते हैं। कोटा में जहां 942 का आंकड़ा था 2015 में और 942 के बाद अब ये आंकड़ा 981 पर पहुंच चुका है। 981 यानी कोटा में 1000 पुरुषों में 981 महिलाएं हैं। ये रेशियो भी समझिए बेहतर हुआ है पहले से, और इसलिए जयपुर या दूसरे जिले की हम बात नहीं कर रहे, पूरे राजस्थान की बात कर रहे हैं, पूरे 33 जिलों की बात कर रहे हैं जहां पर ये आंकड़े बेहद सुखद है। नागौर जिला जहां पर पहले 1011 का आंकड़ा था, यानी पहले भी पुरुषों के मुकाबले महिलाएं यहां पर संख्या ज्यादा थी। 1000 पुरुषों में जहां 1011 महिलाएं थी, वहीं अब 1055 पर यह आंकड़ा पहुंच चुका है, यानी रेशियो में अभी भी पुरुषों से ज्यादा यहां पर महिलाएं हैं। ये नागौर की बेहद अहम तस्वीर है। नागौर के बाद अब पाली पर भी नजर डाल लेते हैं। पाली जिले में जहां 1056 2015 में आंकड़ा था, वह 1085 पहुंचा है, यानी कि 1000 पुरुषों में जो महिलाओं का रेशियो है वो पहले भी ज्यादा था और अभी उससे भी 2 कदम आगे, यानी 1056 से अब ये आंकड़ा 1085 पर पहुंच चुका है। तो पाली जिले की ये बेहद अहम तस्वीर है जो आपने देखी। प्रतापगढ़, इस पर भी नजर डालिए। देखिए 982 जहां 2015 में 1000 पुरुषों के मुकाबले महिलाएं थी 982 और अब 1000 के मुकाबले 1038, यानी यहां पर भी पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का आंकड़ा ज्यादा है। और ये बहुत कुछ मैसेज देने की कोशिश है, जहां राजस्थान को किस लिए बदनाम था पहले, क्यों माना जाता था कि बेटियों को यहाँ जन्म नहीं लेने दिया जाता, बहुत भ्रूण हत्याएं होती हैं, बेटी पैदा होते ही मार दिया जाता है। ये आंकड़े उस तस्वीर को झुटलाते हुए नजर आ रहे हैं कि वो भी एक दौर था और आज ये दौर है जब लगातार ये आंकड़े बढ़ते हुए बदलते हुए नजर आ रहे हैं। राजसमंद पे भी नजर डालिए, 1001 के मुकाबले 1065 पहुंच चुका है ये आंकड़ा, यानी 1000 पुरुषों में जहां पहले महिलाएं 1001 थी और उस रेशियो में और ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, 1065 महिलाएं यहाँ पर। सवाई माधोपुर, हालांकि यहाँ पर पहले के मुकाबले
थोड़ा कम हुआ है आंकड़ा। 1001 जहां पर 2015-16 में आंकड़े थे 1000 पुरुषों के मुकाबले, अब 999 है। यानी सवाई माधोपुर में ये आंकड़ा थोड़ा ग्राफ यहां पर जरूर गिरा है, लेकिन कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश से जब ऐसी खबरें अलग अलग जिले से आ रही है तो बेहतर उम्मीद करेंगे कि जहां कम है वहां अगले जब रिपोर्ट आए तो उसमें ये तस्वीर सुखद आए। 1015 के मुकाबले 1061 हो चुका है आंकड़ा। ये सीकर जिले की हम बात कर रहे हैं, जहां 1000 पुरुषों में पहले 1015 थी महिलाओं की तादाद, तो वहीं पे ये रेशियो बढ़ा है 1061 पहुंचा है। ये सीकर जिले की तस्वीर है। तो जिलेवार आप देखिए और समझना भी होगा कि आखिर ये जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो क्या मैसेज दे रहे हैं, कहां पर और बेहतर करने की जरूरत है। सिरोही जिला, अब देखिए 999 का आंकड़ा ये है, यानी रेशियो 1000 पुरुषों में 999 का 2015 में था और 999 से करीब 61 का आंकड़ा यहां बढ़ता हुआ नजर आया, यानी कि 1060 पर यह आंकड़ा पहुंच चुका है। यानी इस बार जो सर्वे आया टोंक में 987 2015 में भी थे और अभी भी ये रिपोर्ट एज इट इज है, यानी कि टोंक में पहले भी 987 और अभी भी स्टेबिलिटी बनी हुई है जहां पर 1000 पुरुषों में 987 महिलाएं हैं। तो ये टोंक की तस्वीर है जहां पर 5 साल में इन आंकड़ों में कोई बदलाव नहीं हुआ, न कम न ज्यादा, वैसे ही है जैसे पहले 5 साल पहले था उस रिपोर्ट में। उदयपुर, यहां पर थोड़ा कम हुआ है आंकड़ा। देखिए उदयपुर में जहां 1043 महिलाएं थी 1000 पुरुषों में, यहां पर यह आंकड़ा गिरा है, ये ग्राफ गिरा है। रेशियो 1000 पुरुषों में अब महिलाओं का 998 का है, तो ये फर्क 45 के करीब ये नजर आता है। ये उदयपुर की तस्वीर है। तो ये जिलेवार आपने देखा कि जिलेवार किस तरह से ये आंकड़े हैं जो पहले बढ़ते हुए कहीं पर नजर आए, कहीं पर कम होते हुए नजर आए, लेकिन बहुत ही कम, यानी 1 या 2 ही जिले ऐसे थे जहां पर कम हुए आंकड़े। इसके अलावा हर जगह आंकड़े बढ़े हैं और ये खुशहाल तस्वीर है जो राजस्थान से सामने आई है, जहां पर 1000 पुरुषों में महिलाओं का आंकड़ा करीब 1009 पहुंच चुका है ओवरऑल। और ये जो हमने आपको तस्वीरें दिखाई वो जिलेवार दिखाई हैं। तो बेटियों की जब बात होती है तो पहले की तस्वीर और अब की तस्वीर में बहुत ज्यादा फर्क आ चुका है। और आज हमारे साथ स्टूडियो में भी खास बेटियां मौजूद हैं जिनसे आपको हम रूबरू करा दें। सबसे पहले चर्चा भी करेंगे, बातचीत भी करेंगे और ये बेहद जरूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि बेटियां जो ये समझते थे कि बेटियां कुल को आगे नहीं बढ़ा सकती हैं, बेटियां नाम नहीं कमा सकती हैं, परिवार का नाम रोशन नहीं कर सकती हैं, उन सब बातों को गलत ठहराकर आज बेटियां आसमान में उड़ रही हैं और हर वो काम कर रही हैं जो बेटे करते हैं और कई बेटे तो कर भी नहीं पाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम खास मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। हमारे बीच में डॉक्टर अर्चना शर्मा जी हैं, पॉलिटिशियन हैं, बहुत स्वागत है अर्चना जी आपका। डॉक्टर सुरभि चांदनी जी हमारे बीच में है, म्यूजिक टीचर हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। डॉक्टर सुशीला सैनी जी हमारे बीच है, गायकोलॉजिस्ट है हमारे बीच में। डॉक्टर सुशीला जी स्वागत है मैम आपका भी। डॉक्टर निवेदिता शर्मा हमारे बीच में मौजूद हैं और इनकी पोएट्री तो आपने पहले भी सुनी होगी और आज भी जरूर हम रूबरू होंगे उनसे। और आंचल अजयपाल हमारे बीच में है, आंचल मॉडल हैं। वसुधा तिवारी भी हमारे बीच में हैं जो कि मॉडल हैं और ये हमारे मेहमान है, लेकिन अपने को एंकर से भी जरूर आपको रूबरू करा दें। हमारे बीच में पूनम है, प्रीति है, आयुषी और मेघा, जिनको लगातार आप न्यूज में तो देखते होंगे, लेकिन क्योंकि आज जब बेटियों की हम बात कर रहे हैं तो हमारे चैनल की बेटियां भी स्क्रीन पर नजर आनी चाहिए और इसलिए आज हम सब साथ यहाँ पर मौजूद हैं। चलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अर्चना जी आपसे ही शुरुआत करते हैं। हम लिंगानुपात की जब बात करते हैं तो सबसे पहला रिएक्शन तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि पहले का दौर भी आपने देखा, जब आप पॉलिटिक्स में आई उस समय महिलाओं की संख्या भी बहुत कम थी, लिंगानुपात को लेकर भी बहुत सारे सवाल थे, राजस्थान को लेकर भी सबसे ज्यादा नेगेटिव फीडबैक इससे लेकर होता था कि राजस्थान में बेटियां सुरक्षित नहीं रहती हैं, सोच नहीं बदल पा रही है। कितना अंतर पहले और अब में आप पाती हैं? देखिए श्वेता जी, आज जो आपने सर्वे की रिपोर्ट का जिस तरह से प्रस्तुतिकरण किया उसने स्वतः ही साबित कर दिया कि राजस्थान में आज बेटियों की स्थिति क्या है। सेक्स रेशियो में इम्प्रूवमेंट होना और इम्प्रूवमेंट ही नहीं होना, सरपास कर दिया कुछ जिलों में तो इस बात का सूचक है कि यहाँ पर एक सोच बदली है। और पहले भी हम जब चर्चा करते थे मैं आपसे यही कहती थी कि महिलाएं कभी भी कमज़ोर नहीं थी, लेकिन आइडिया और लैंग्वेज जो उनके प्रति इस्तेमाल किया जाता था उसका कारण था कि कभी कभी वो हतोत्साहित हो जाती थी, कभी कहीं निकलना भी चाहती हूँ तो उनको किसी ना किसी स्वरूप में हमने रोकने का काम किया, इम्पेडिमेंट्स पैदा किए सामाजिक तौर पर। लेकिन ये स्थितियाँ तब सुधरती है जब वातावरण सुरक्षित हो, शिक्षा का प्रचार हो और साथ ही साथ सरकारी योजना इस प्रकार से हो कि वो हर व्यक्ति तक पहुँचे और वो व्यक्ति इस चीज़ को समझ सके कि हमें कोई भेद नहीं करना बेटे और बेटी में। और आप देखिए कि आज जितने भी एजुकेशन के सेक्टर हैं या किसी भी क्षेत्र में चले जाए, बेटियां बेटों से बहुत अच्छा काम कर रही हैं, अपने आप को साबित करती हैं, प्रूव करती हैं।
और ये इससे नहीं कि उनको सिर्फ साबित करना, इससे क्योंकि उनमें खुद में इनेट क्वालिटीज़ हैं, सिर्फ अवसर देना, मंच उपलब्ध करवाना और उनका साथ देना हम सबका दायित्व होना चाहिए। और अब जिस सर्वे में साबित हुआ कि झुंझुनू में तो हम पहले भी देखते थे बहुत अच्छी स्थिति थी, लेकिन बांसवाड़ा में हम लोग यदि सरपास करते हैं सेक्स रेशियो को या उससे आगे बढ़ जाते हैं 1000 की अगर आंकड़े को देखें उससे, तो मैं समझती हूँ कि एक ऐसा क्षेत्र जिसे हम आदिवासी अंचल के रूप में जानते हैं, वहाँ पर बेटियों का या यूँ कह सकते हैं महिलाओं का पुरुषों के बराबर होना सेक्स रेशियो में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसके पीछे कारक बहुत से हो सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण कारक है सरकारी योजनाओं का, सरकारी सेवाओं का और शिक्षा के प्रचार प्रसार का और हेल्थ सर्विसेज का प्रोवाइड होना वहाँ पर। तो मैं समझती हूँ कि अगर ये चीज़ सुचारू रूप से चलती रही तो आगामी समय में आप देखेंगे जिस राजस्थान को कई हम लोग कहा करते बीमारू राज्य है, जहाँ शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं है, बहुत ऑर्थोडॉक्स स्टेट के रूप में जाना जाता था, जहाँ पर सुविधाएं नहीं मानी जाती थी, आज परचम लहरा रही हैं बेटियां हर क्षेत्र में। तो मेरा ये मानना है कि सुविधाएं मिल जाएं और सामाजिक तौर तरीके बदल जाएं, हमारा विचार उनके प्रति, हमारी भाषा उनके प्रति, हमारे प्रोत्साहन देने की नीति या प्रवृत्ति उनके प्रति अच्छी होगी तो निश्चित रूप से और भी उभरे। मतलब आने वाले वक्त में हम कह सकते हैं कि राजस्थान को जैसा समझा जाता था अब तस्वीर बदलेगी, और हालांकि बदलती हुई नजर भी आ रही है अर्चना जी। और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि सरकार का भी अहम रोल होता है, आम जन का भी रोल होता है, सहयोग तब मिलता है जब आप खुद अपनी सोच बदलते हैं। और राजस्थान की जो रूढ़िवादी सोच थी जिसकी वजह से ऐसा होता था वो कम से कम दूर हो रहा है, और इसलिए अहम भी हो जाता है इस पर बातचीत करना। बिल्कुल, और सही भी कहा, कहते हैं कि किसी भी क्षेत्र में बेटियां कम नहीं है, पहले ये कहा जाता था, अब देखने को मिलता है, और इसका सीधा एग्जाम्पल हमारे सामने भी है। और साथ ही एक क्षेत्र है सुरों का, कहते हैं सुरों की कोई भाषा नहीं होती, मोहब्बत की कोई परिभाषा नहीं होती, और जो दूसरों की जिंदगी में रोशनी बिखेर दे, ऐसी है डॉक्टर सुरभि चांदनी जो कि हमारे बीच में है। वो डॉक्टर तो है लेकिन सुरों की है, और रोगियों का इलाज भी करती हैं, लेकिन सुरों से इलाज करती हैं, लेकिन ऐसे बीमारों का भी इलाज करती हैं जिनकी जिंदगी में वाकई खुशी की कमी है। और ये कहना गलत नहीं होगा डॉक्टर सुरभि जी कि आपकी जिंदगी में भी सुर ने चांदनी बिखेरी है। यस मैम। मैं बहुत छोटी थी, मैं 5th क्लास में पढ़ती थी जब मैंने अपना म्यूज़िक का करियर शुरू किया। आई वॉज इन स्कूल, और पहली बार मैंने एक स्टेट लेवल कंपटीशन के लिए एक भजन प्रेजेंट किया और वहाँ पर मुझे गोल्ड मेडल मिला। तब मुझे संगीत के पथ की एक राह मिली। वहाँ पर गोल्ड मेडल मिलना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि समाज में जो संगीत का एक दायरा है, समाज में जो संगीत की शिक्षा को लेके महिलाओं की जब बात की जाती है तो एक बड़ा ही अजीब सा वर्ड यूज़ किया जाता है कि ये तो कोठे वाली गायकी है। लेकिन मैंने उस महज 5 साल की उम्र में मैं उस चीज़ को रिलेट करती थी कि बड़ा होकर के मुझे एक म्यूजिशियन बनना है और अपने आप को उस हाइट पर लेकर जाना है। तो जब मुझे गोल्ड मेडल मिला तब मेरे पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, एंड तभी से मैंने डिसाइड किया कि मुझे म्यूज़िक के ज़रिए आगे बढ़ना है, समाज में संगीत को एक अच्छी स्थिति दिलानी है। कई और सवाल आपसे करूंगी, लेकिन एक अहम सवाल ये है कि जो भजन आपने 5वीं क्लास में गाया था, क्या आपको अभी याद है? और अगर याद है तो प्लीज गुनगुना के बताइए। जरूर। म्हारा सावरिया गिरधारी, म्हारा सावरिया गिरधारी, थे म्हारा और मैं थारी, थे म्हारा और मैं थारी, म्हारा सावरिया गिरधारी, हो जी म्हारा सावरिया गिरधारी। थैंक यू। बेहद खूबसूरत, बेहद खूबसूरत। बिल्कुल, तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी लगातार हम बातचीत करेंगे। लेकिन मेरा सवाल डॉक्टर सुशीला मैम आपसे है। जिस तरीके से अभी श्वेता मैम ने बताया कि वाकई आप स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, आपके पास बहुत सारे मामले हर दिन आते होंगे। मेरा सवाल आपसे बस यही है कि जो लोग आपके पास चेकअप कराने के लिए आते हैं, क्योंकि आज जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं वो मुद्दा यही है कि वाकई ही अगर बेटियों की हम बात करें तो सेक्स रेशियो काफ़ी बड़ा है बेटियों का, तो ये हम सबके लिए काफ़ी खुशी की बात है। लेकिन आप हर दिन इस मुद्दे से सामना करते होंगे, तमाम लोग आपके पास चेकअप के लिए आते होंगे, तो कैसे वो रिएक्ट करते हैं जब उन्हें पता चलता है, वो चेकअप के लिए आते हैं कि वाकई ही पेट में लड़की है? और गांव में अधिकतर हम देखें तो जैसे ही पता चलता है औरतों को ताने मारना शुरू कर देते हैं, तो क्या वो रिएक्ट करते हैं सबसे पहले, और आप उन्हें किस तरीके से समझाते हैं? बहुत सारे मामले आपके पास आते होंगे।
ये बहुत ही कॉमन सवाल है। जब भी हमारे पास ANC पेशेंट यानी जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हमारे पास आती है तो उनके दिमाग के पीछे थोड़ा सा एक तो रहता है कि हाउ हमें ये पता चल जाए कि पेट में जो बच्चा पल रहा है दैट इज़ मेल और फीमेल, लाइक लड़की है या लड़का है। और जिनके पहले से 1 या 2 लड़कियां हैं वो डेफिनेटली हमसे पूछते हैं और ये सरकाते हैं सवाल इधर से उधर से सबको निकाल के कि मैडम आपसे पर्सनली बात करनी है। और वो पर्सनल बात हम समझते हैं कि वो क्या करने वाले हैं, और उनको बस एक ही चीज़ पूछनी होती है कि मैडम किसी भी तरीके से आप ये हमें बता दीजिए, चाहे इसे कुछ भी हो जाए। अब आप अगर आंकड़ों पर अगर नज़र डालेंगे तो आपने देखा होगा कि बांसवाड़ा में बेटियां ज़्यादा है, प्रतापगढ़ में ज़्यादा है। जो पिछड़े एरिया है ना उनमें बेटियों का नंबर बढ़ा है। क्यों बढ़ा है? जो सरकार ने जो PCPNDT एक्ट चालू किया तो उसकी फॉर्मेलिटीज़ इतनी हो गई हैं, और एक रेडियोलॉजिस्ट सोनोग्राफी सिर्फ 3 मशीन पे कर सकता है, तो बहुत लिमिटेड हो गया है। तो जिससे कि सुविधा की अवेलेबिलिटी बहुत कम हो गई है। और सरकार ने हर मशीन पे एक ट्रैकर लगा रखा है, जो भी आप सोनोग्राफी करते हैं उसका लाइव सरकार के पास जाता है। तो द टीम विच इज सिटिंग इन द PCPNDT एक्ट रूम और मॉनिटरिंग दिस ऑल सिस्टम एनी टाइम कैन ट्रैक योर मशीन कि आपकी मशीन में किस पे आपने क्या किया है, सारा वीडियो रिकॉर्डिंग में जाता है। तो सभी डॉक्टर्स जो देखो, कोई भी प्रोफेशन 100% साफ सुथरा नहीं होता है। वो डॉक्टर्स ही थे जिन्होंने कभी सेक्स डायग्नोसिस करके पेरेंट्स को बताया, और वो ही डॉक्टर्स ही थे जिन्होंने अबॉर्शन किया। तो वो अब जैसे ही टाइट हुआ सिस्टम तो ऑटोमेटिकली जो पेरिफेरी के लोग थे उनको वो सुविधा मिलना बंद हो गई। आप सोचो जयपुर में सेक्स रेशियो क्यों नहीं बढ़ा? जयपुर से दुबई की डायरेक्ट फ्लाइट है, एंड आउट ऑफ द इंडिया दिस इज नॉट अ लेजिट, दिस इज वैलिड थिंग कि वहाँ पे बच्चे का सेक्स आराम से बताया जाता है। तो जो वेल टू डू फैमिलीज हैं, जो अफोर्डेबल हैं, जो नॉलेजेबल हैं, जिनको पता है कि आउट ऑफ द इंडिया क्या काम हो सकता है, दे ऑलवेज फ्लाई टू आउट ऑफ द इंडिया एंड दे डू देयर वर्क। बट जो पिछड़े जिले के लोग हैं, जो आदिवासी लोग जिनको हम बोलते हैं, उनके पास ये फैसिलिटी नहीं है। तो अभी भी एक्चुअली में जो पेरेंट्स हैं और जिनमें माएँ ही सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हैं, जहाँ हम बच्चों का उनको ब्रिंगिंग अप करते हैं, उनका जो मेंटल हम लोग जो डेवलपमेंट करते हैं, जहाँ हमें ऑटोमेटिकली हम ही उंगली डाल देते हैं कि आप लड़के हो और आप लड़की हो, आप लड़की हो, आपको अपनी हद में रहना है। ये हम माओं की जिम्मेदारी है। बिल्कुल। आज मेरे भी एक बेटा और एक बेटी है, लेकिन मैं बेटे और बेटी को बराबर रखती हूँ। बेटा भी बर्तन मांजता है, जरूरी नहीं मेरी बेटी ही बर्तन मांजेगी या बेटा कोई रसोई का काम नहीं करेगा। तो ये हम माएँ हैं जो उनको बच्चों को सिर पे चढ़ाते हैं और बोलते हैं कि आप है ना, ये तो लड़का है तो ये काम नहीं करेगा, और ये लड़की है ये काम ये करेगी। बिल्कुल डॉक्टर सुशीला, बेहद अहम बात आपने कही। और ये जो एग्जांपल आपने सेट किया कि आपने घर पे, और वैसे भी घर से ही शुरुआत होती है, हम दूसरों को ज्ञान देते हैं। हर लेडी अगर अपना ध्यान रख और ले, ये जो जहन में आती है चीजें वो बचपन से ही होते हैं। और आपने सही कहा, माँ कहते भी पहली टीचर होती है। अगर आप बचपन से उनके जहन में डालेंगे तो सोच भी वैसी ही रहेगी। और जैसा चांदनी जी ने बताया कि इनके पापा ने इनको सपोर्ट किया, और आपने एक बहुत कहावत सुनी होगी कि हर बेटी पापा की परी होती है। मैं भी कहती हूँ मेरे पापा ने मुझे सपोर्ट किया, क्योंकि माओं के दिमाग में हमेशा एक बैक ऑफ द माइंड एक टेंशन होता है कि मेरी बेटी को कुछ ना हो जाए, वो उसको हमेशा ओवर प्रोटेक्ट करती है। या अगर आप जाओगे ससुराल में तो मदर इन लॉ सबसे पहले बेटी की जिंदगी में प्रॉब्लम डालने के लिए होती है। तो और वो ही होती है जो बहू को ये कह रही होती है कि तूने मुझे बेटे को मेरा पोता नहीं दिया। तो फाइनली जिम्मेदारी हमारी है। वो सोच अब बदल भी रही है, वो सोच अब बदल भी रही है, और इसलिए मैसेज यही है इस प्रोग्राम के थ्रू मास मीडिया में कि जो सरकार ने जो रूल बनाया है वो बहुत अच्छे से स्ट्रिक्टली फॉलो हो रहा है, और उसी का नतीजा है कि आज सेक्स रेशियो बढ़ा है। बिल्कुल फर्स्ट आपने डॉक्टर सुशीला। सेकंड थिंग वापस बिल्कुल चर्चा करेंगे मैम आपसे भी। देखिए, सुशीला जी ने बिल्कुल सही कहा कि चीजें बदली हैं, बदलते वक्त के साथ बहुत कुछ बदला है, और इसीलिए आज का ये दिन हम लोग सेलिब्रेट भी कर पा रहे हैं, क्योंकि बड़ा परिवर्तन हमें देखने को मिला है। क्योंकि आज हर किसी ने माना है कि बेटियों से ही जग संसार है, बेटियों से ही घर परिवार है, बेटियों के बिना घर घर नहीं बल्कि 4 दीवार है। और यही वजह है, यही परिवर्तन है। और किसी समाज में परिवर्तन के लिए कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसी शख्सियत होती है जो हमेशा लोगों को जागरूक करते रहते हैं। एक लेखक, एक कवि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अदा करते हैं, और ऐसी ही एक शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर निवेदिता जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और देखिए, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि सभी को
अपने शब्दों को इस रूप में आप पिरोएं कि लोग उससे जागरूक भी हो, मोटिवेट भी हो। तो ऐसे में सबसे पहले आपकी लाइफ के क्या चैलेंजेस रहे, क्योंकि आप भी एक बेटी है, बहुत कुछ आपने भी फेस किया होगा, और एक छोटी सी कविता बेटियों के लिए आपसे ज़रूर सुनना चाहेंगे। जहाँ तक चैलेंजेस की बात है, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि पहले भी हमने मंच पर इस बारे में मैंने बहुत बार बात की है कि एक राइटर होना इंडिया में आज भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है अपने आप में। बट आई वॉज सो फॉर्चुनेट कि मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे, जो हम अभी बात कर रहे थे कि मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे ये नहीं कहा कि आप ये मत करो या आप कुछ और करो, एक कन्वेंशनल कोई आप मोड फॉलो करो। तो मेरे लिए स्मूथ रहा रास्ता। लेकिन मैं जब समाज में दूसरी फैमिलीज़ में इन जनरल एज अ राइटर, एज एन इंडिविजुअल, एज अ गर्ल चीज़ें देखती हूँ तो बहुत कई बार डिसहार्टनिंग होता है कि लड़कियों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता, कदम कदम पर उनको रोका जाता है। और अब आज जो हम बात कर रहे हैं वो मोमेंट बहुत प्राइड का है, बहुत खुशी का है। और मुझे लगता है लड़कियां हर फील्ड में, मतलब राइटिंग हो, सोशल सेक्टर हो, पॉलिटिक्स हो, बहुत ही अनकन्वेंशनल, नेवी, आर्मी जैसे फील्ड्स में भी इतना एक्सेल कर रही है। इसी वजह से कहीं ना कहीं सोसाइटी ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है, माना है कि लड़कियां लड़कों से कम बिल्कुल नहीं हैं, अगर उनको मौका दिया जाए, बराबरी की अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए। बिल्कुल, निवेदिता जी ने जिस तरीके से बताया कि आज उनकी फैमिली ने उनको सपोर्ट किया, और यही वजह है कि आज हम सारी बेटियां एक साथ इस मंच पर है। और बेटियों के लिए कुछ पंक्तियां आपकी तरफ से जरूर सुनना चाहेंगे। बिल्कुल, एक छोटी सी कविता उत्साह बढ़ाती हुई, मैं समझती हूँ कि आज बहुत खुशी का, गर्व का एक मौका है, तो उस पर मैं एक छोटी सी, जो छोटी लड़कियों को, खासकर जो बड़ी हो रही हैं समाज में चैलेंजेस को फेस करते हुए, उनको डेडिकेट करते हुए एक कविता है। छोटी छोटी आँखों से बुनना कुछ मीठे सपने, सच करने उनको नन्हे कदम बढ़ाना, दौड़ना चुराने को तितलियों का पीला रंग, फूलों की खुशबू से खुद महक जाना, बांट लेना स्कूल के किस्से पड़ोस की पहाड़ी से, पास बहती नदी की गोद में निंदिया ले लेना, नाचना बारिशों में अपने घर की मुंडेरों पर, पन्नों पर रंग बिरंगे चित्रों को आकार देना, रंगीन पतंगों को नीला आसमां छुआना, गिलहरी और चिड़ियाओं से शाम तलक बतियाना, डरना मत किताबों की दुनिया से, शब्दों को अपना दोस्त बना लेना, गुदगुदाती बातों पर हंस देना खिलखिलाकर, भराए मन तो रोने में भी ना हिचकना, रोज अपने सपनों को देना कुछ हिम्मत, अरमानों को हौसलों का लिबास पहनाना, ताले खोल देना बंद सोच की संदूकों के, आज़ादी की हवा में खुलकर कुछ सांसें लेना। और आखिरी पंक्तियां हैं कविता की, उन्मुक्त आज़ाद निर्भीक और साहसी सा, उन्मुक्त आज़ाद निर्भीक और साहसी सा, तुम बगिया नहीं जंगल का फूल बनना, जंगल का फूल बनना। थैंक यू। बिल्कुल, आज़ादी हर लड़की चाहती है, चाहे आप, सबसे आसान होता है कि आप डॉक्टर बन जाइए, इंजीनियर बन जाइए, घर वाले वो भी रेडी हो जाते हैं कि चलिए डॉक्टर बन रही है लड़की, अच्छा है, इंजीनियर बन रही है, अच्छा है, पोएट्री कर रही है, वो भी अच्छा है। लेकिन अगर हीरोइन बन रही है या मॉडल बन रही है, नहीं जी, आप इस फील्ड में मत भेजिएगा, ठीक है, और भेज रहे हैं तो थोड़े दिन टाइम पास करेगी और उसके बाद दोबारा से अपना जो फील्ड है, जो सीरियस फील्ड है, जो घर संभाल सके, या घर परिवार में जब शादी हो तब उसे कह सके कि हाँ जी हमारी लड़की अच्छी पढ़ती है या अच्छा काम करती है, इज्जतदार काम करती है, ये जो बोला जाता है कि इज्जतदार काम करती है, वो काम करे। तो ऐसी मॉडल्स के लिए ये चैलेंज होता है। इस समाज में सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होती है ये रोल करना कि आप मॉडल बने या हीरोइन बने। और हमारे साथ 2 मॉडल्स भी हैं। सबसे पहले आपका रुख करूँगी मैं, वसुधा, आपके लिए मॉडलिंग कितना ज़्यादा चैलेंजिंग रहा है? मॉडलिंग मेरे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहा है, क्योंकि मैं आज से 3-4 साल पहले मॉडलिंग करती थी और मेरी फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया और मेरे को बोल दिया गया कि आगे इसको परस्यू नहीं करना, टाइम पास जितना ठीक है पर उससे आगे मॉडलिंग परस्यू बिल्कुल नहीं करनी। तो मैंने मॉडलिंग छोड़ दी, मैं कैमरा के बिहाइंड वर्क करने लगे एज असिस्टेंट डायरेक्टर, एज प्रोडक्शन मैनेजर। पर 2 साल काम करने के बाद मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि मैं खुश नहीं हूँ। मैं बहुत काम कर रही हूँ, मैं बहुत पैसे कमा रही हूँ, मेरे पेरेंट्स को खुश रख रही हूँ, पर पर्सनली मैं दिल से बिल्कुल खुश नहीं हूँ। वो मेरे लाइफ का सबसे टर्न डाउन हो जाने वाला मोमेंट था, क्योंकि मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हो गई थी कि मुझे मॉडलिंग ही करनी है। और अब मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज आने वाला है, जो कि है कि अपने फादर को कन्विंस करना। फाइनली करी हिम्मत, बहुत हिम्मत जुटाई, वापस दिल्ली से जयपुर आई। मम्मी पापा को मनाने में 2 महीने लग गए और 2 महीने बाद जब वो माने तो वो
दिन मुझे आज भी याद है, वो दिन और वो मोमेंट जिस मोमेंट पे मुझे क्राउन मिला था। ये दो मेरे लाइफ के एकदम हिला देने वाले मोमेंट्स हैं, क्योंकि पापा ने हाँ बोल दिया था कि आप कर लीजिए मॉडलिंग, तो तब मैं बहुत खुश थी। और दूसरा सबसे खुशी का मोमेंट वो था जब मुझे क्राउन पहनाया गया एलीट मिस राजस्थान के स्टेज पे, तो तब मैं बहुत खुश थी। आंचल, आपके लिए कितना चैलेंजिंग था? क्या आपकी फैमिली मान गई थी इस सब के लिए? मेघा जी, मैं एक्चुअली एक बहुत छोटे से शहर से बिलोंग करती हूँ जिसका नाम है चित्तौड़गढ़। जैसा अभी बताया गया था आंकड़ों में कि चित्तौड़गढ़ में सबसे ज़्यादा फीमेल राइज हुआ है इन टर्म्स ऑफ जो पॉपुलेशन राइज हुआ है। यस, सो डेफिनेटली मैं वहाँ से हूँ और मेरी मम्मा एक सिंगल पेरेंट है। सो जब मेरी मम्मा ने मुझसे पूछा कि आप क्या करना चाहती हो, तो मैंने बोला मम्मा मुझे ये चीज़ें जो आप लोग कर रहे हैं, आप डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, टीचर्स हैं, मेरा ये सब में इंटरेस्ट नहीं है। मैं कुछ अलग करना चाहती हूँ अपनी लाइफ में। मुझे एक ऑर्डिनरी लाइफ में सेटल नहीं होना है, मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे मैं हज़ारों लोगों को इंस्पायर कर सकूँ। सो आई चोज़ मॉडलिंग। और बिल्कुल भी आसान नहीं था क्योंकि फाइनेंशियली मैं बहुत ही वीक थी, क्योंकि मम्मा इकलौती अर्निंग सोल थी फैमिली की। और फ्रॉम छोटे शहर से आना इज़ वेरी बिग थिंग, क्योंकि वहाँ से निकलने के लिए आपको बहुत सारे बाधाओं से निकलना पड़ता है। आपको बहुत सारे लोगों को बताना होता है कि आप क्यों जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। और मॉडलिंग एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी एक आउटलाइन बहुत ही बुरी बनी हुई है इंडिया में। बहुत ही एक नैरो माइंडेड सोच है कि मॉडलिंग के मतलब यही है कि आप छोटे कपड़े पहन रहे हैं, आपकी इमेज अच्छी नहीं है, आप लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं। बट नहीं, ऐसा नहीं है। और जैसा कि हमारी डॉक्टर साहिबा ने कहा कि मम्मा ही होती हैं जो करती हैं सब कुछ, तो मेरी मम्मा ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। उनका ऐसा था कि अगर तुम्हारा मन है इस चीज़ में तो तुम यही करो। उन्होंने फैमिली से, हमारे शहर के लोगों से, उनके खुद के स्टाफ से, काफ़ी लोगों से उन्होंने लड़ाई की इस बारे में कि नहीं मेरी बच्ची क्या कर रही है मैं जानती हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ भेजा, मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया, मैं काफ़ी ट्रेनिंग के लिए जाया करती थी अपनी वॉक सुधारने के लिए, अपना कम्युनिकेशन सुधारने के लिए। और इतनी मेहनत करने के बाद मैं एलीट मिस राजस्थान के उदयपुर ऑडिशन में विनर रही। उसके बाद मेरा मिस अर्थ में टॉप 50 में सिलेक्शन हुआ, जो कि एक बहुत ही अच्छा पैजेंट है, बहुत ही बड़ा, इंडिया के टॉप 5 प्रेस्टिजियस पैजेंट्स में से आता है। लेकिन आंचल, इन सब के बीच में कभी, क्योंकि सोसाइटी में जो आसपास वाले लोग होते हैं, सिंगल पेरेंट हैं आपकी मम्मा, तो ऐसे में बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि मॉडलिंग कर रही है, छोटे कपड़े पहनेगी और वहाँ पर जाके तो लड़की बिगड़ जाएगी, यानी कि वहाँ जाके आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। तो इस तरह की चीज़ों को फेस करना पड़ा होगा। क्या वो बैड मोमेंट्स थे या वर्ड्स थे? बहुत। मुझे आज भी याद है जब मैं जयपुर आने के लिए निकली थी तो मुझे घर से ये बोला गया था कि आपकी बेटी अब आपके हाथ से निकल चुकी है, अब इसका कुछ नहीं हो सकता, आप अब बस भूल जाइए ये। अब होता है यार, अब बच्ची निकल रही है घर से बाहर तो बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो लोगों ने काफ़ी जजमेंट पास किए। मैं यहाँ आई, मैंने अकेले अपना सर्वाइवल किया, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया मेरे फादर नहीं हैं, तो मेरे अंदर हमेशा से वो एक ज़ील थी कि मैं अपने घर के लिए कुछ करना चाहती हूँ। तो मैं घर से सपोर्ट ना लेने के फेवर में थी, तो मैंने मेहनत की, मैं जितना हो सकता है मैं काम करती थी। एक बहुत अच्छी कहावत है, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट हार्ड वर्क। तो मैंने इसे अपनी ज़िंदगी का एक मूल मंत्र बना करके मेहनत की। और वही लोग जो कल मेरे लिए बोला करते थे कि आप इसे बाहर नहीं भेजिए, ये क्षेत्र बहुत ख़राब है, ये फील्ड बहुत बेकार है, आपकी बच्ची बिगड़ जाएगी, वही लोग आज मेरे पिक्चर्स देखते हैं न्यूज़पेपर में, मेरे होर्डिंग्स देखते हैं और वो बोलते हैं बहुत अच्छा डिसीजन लिया आपने अपनी बेटी को बाहर निकाल करके। मेरे खुद के फैमिली में बहुत सारे लोग हैं जो मुझे कॉल करके बोलते हैं कि हम बहुत खुश हैं कि हमारी फैमिली से कोई ऐसा इंसान निकला है जो इतने लोगों को इंस्पायर कर रहा है। बिल्कुल आंचल, यानी यही वो लोग होते हैं जो पहले तो आपको पीछे खींचते हैं, हाँ जी। लेकिन ये आपकी हिम्मत ही होती है कि आप उनको पीछे छोड़ते हुए आगे निकलो, और उसके बाद यही जो पीछे खड़े लोग जो बैक बाइटिंग करते हैं, जो आपको नेगेटिव करार देते हैं सबके सामने, वही फिर सामने आके तारीफ करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी जीत होती है उन लड़कियों के लिए कि अगर आपकी बात पर आते या फिर पेरेंट्स आपकी बात मानते तो शायद आज इस मुकाम पर नहीं पहुंचते जहां पर होना चाहिए। बिल्कुल चर्चा हम इस पर आगे जारी रखेंगे, लेकिन अर्चना जी एक अहम सवाल है। देखिए, हम हर फील्ड के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सबके अपने अपने संघर्ष हैं। कोई बहुत आसानी से भी अगर पहुंच गया तो आगे उसको संघर्ष करना पड़ता है। किसी एक परिवार की अगर बात करें, जॉइंट फैमिली होती हैं, महिलाएं जो पुरानी मतलब बुजुर्ग भी हो गई हैं, कई हाउसवाइफ रहती है, कई उस वक्त में भी जंग लड़कर जॉब कर रही हैं, कुछ कर रही हैं, कोई अलग अलग प्रोफेशन में जाता है। एक घर का माहौल कितना इस बात के लिए निर्भर करता है कि बेटा बेटी में डिफरेंस नहीं है या बेटियां किसी घर की आगे बढ़ती हैं? देखिए, स्वाभाविक है कि घर का वातावरण अच्छा होगा तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेटा या बेटी।
अभी ये बच्ची मेरे सामने जो मॉडल है बात कर रही थी, तो मैं यही सोच रही थी कि इनकी जगह यदि बेटा होता और वो मॉडलिंग में जाता तो बड़े गर्व से कहता समाज की, देखिए इनका बेटा मॉडल है और अमुक अमुक एडवर्टीजमेंट में आता है, जो भी करता है। अब सबसे बड़ी समस्या क्या है, मैंने शुरू में कहा ना कि वातावरण कैसा है और हमारा देखने का नज़रिया कैसा है। अब समाज में कुछ चीज़ें ऐसी हैं या कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिसको लेकर के हमने कुछ संकीर्ण सोच अपना रखी, मायोपिक अप्रोच है हमारी, और उस क्षेत्र में हम लोगों ने डाला है मॉडलिंग को। अभी आपने कहा लिटरेचर को लेकर या लेखक के रूप में, तो मैं आपको बताऊं कि आज ही मैं कहीं पढ़ रही थी, उसमें लिखा कि रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर है यूके में, वहाँ पर 300 वर्षों में दूसरी बार एक महिला वहाँ की अध्यक्ष बनी, 300 वर्षों में, और वो भी वुमेन ऑफ कलर। तो कितनी बड़ी बात है कि जो सबसे कह सकते हैं कि विकसित समाज है वहाँ पर भी महिलाओं की कमोबेश स्थिति है। और श्वेता जी देखिए ना कि समाज में क्या स्थिति है कि अगर हम भारत की बात करें तो हम तो वैसे भी महिलाओं को लेकर अगर पौराणिक रूप से देखें तो हमारा समाज तो बहुत समृद्ध रहा है, लेकिन जिन देशों को हम सभ्य समाज की श्रेणी में लाते हैं उनमें आप देख लीजिए कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट अभी 30 साल पहले पारित हुआ है यूनाइटेड किंगडम में। जब हम लोग गए थे एक डेलीगेशन में तो मैं सरप्राइज थी वहाँ देख करके कि वहाँ पर ये कहा गया कि डोमेस्टिक वायलेंस को हम अपराध नहीं मानते और महिलाएं उसको रजिस्टर करने में भी संकोच करती हैं। तो जब तक ये मानसिकता नहीं बदलेगी तब तक ऐसी बच्चियों को संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन एक बात और है, तुमने कहा ना कि नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। अगर आप सफल हो जाते हो अपने क्षेत्र में तो फिर आपकी वाहवाही सब जगह होगी। अभी हमारी डॉक्टर साथी बोल रही थी सुशीला जी, मैं नहीं समझती सुशीला जी कि आजकल महिलाएं किसी को इतना रोकती होंगी। हर महिला चाहती है कि जितनी इंस्पिरेशन बच्ची लेकर आती है और जितने एस्पिरेशन है उसे पूरा करना चाहिए, लेकिन आपकी बात सही, आपके पास सब परिवेश की महिलाएं आती हैं, इससे आपका नज़रिया उस तरीके से है। अब मेरा ये मानना है कि यदि घर में ये सोच परिवर्तन हो जाए और ये समझ लिया जाए कि बच्ची के मन में क्या है उसको समझने का प्रयास करें और उससे अवसर सुलभ कराने की अगर एक माध्यम हम लोग बनेंगे तो घर से शुरुआत होनी चाहिए, तो समाज में अपने आप परिवर्तन आएगा। और आपने खुद ने देखा कि सेक्स रेशो में जब इम्प्रूवमेंट हुआ है तो कई सारे कारक इसके साबित हुए हैं। सरकारी योजनाओं की बात मैंने की, लेकिन सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण बात है वो समाज के साथ की है। और आपने देखा कि जो डिकॉय ऑपरेशंस होते थे ना आपके इसको लेकर के, सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन को लेकर के, तो उसकी जितनी पब्लिसिटी हुई उससे फ़ायदा मिला है समाज को। लोगों को पता चला कि यदि हमने इसको किया तो हमें सज़ा हो सकती है। और साथ ही साथ आपने देखा कि चाइना से वो मोबाइल वैन्स आने लगे फिर। और आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं तो ये कहती हूँ जो समाज परिष्कृत हुआ ना तब ये सोचा गया कैसे इसको दबाया जाए, कैसे इसको सबसर्विएंट किया जाए, क्योंकि महिलाओं में मैं कहती हूँ नैसर्गिक गुण है, वो हर चीज़ कर सकती हैं। अब आप देखिए कि जब आपने कहा कि एनडीए में एंट्रेंस हो रहा है महिलाओं का, तो सबसे ज़्यादा सशंकित कौन है? पुरुष हैं वहाँ पर। और आप कहीं पढ़ेंगे तो आप अनुभव करेंगे कि वो लोग ये कह रहे हैं कि साहब सब कुछ ठीक है, और बड़े बड़े जो रिटायर्ड जनरल्स हैं, कर्नल्स हैं, वो सब कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है साहब, ये फील्ड पोस्ट पे हम दे देंगे, यहाँ भेज देंगे, लेकिन अभी हम कॉम्बैट में भेजने की अवस्था में नहीं है। और सबसे बड़ा इम्पेडिमेंट क्या है वहाँ पर कि सब इन्वायरमेंट कैसे बदलोगे? वो 4 बजे उठ करके घंटी बजेगी तो महिलाएं वहाँ पहुँचें, और मेस का जो वातावरण, तो बहुत सारी बाधाएं होती है, बहुत सारे स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस होते हैं जिनको कि हमको रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो ये सब हो सकता है सिर्फ ये सोच विकसित करने से कि ये भी हमारे समतुल्य हैं, इनको भी पूरा अधिकार है, ये आधी आबादी है जो अपने आप को प्रूव करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने कि ये सिर्फ कहने की बात नहीं, महसूस करने की बात है, और जब जहन में वो चीज़ आ जाएगी तो फिर सोच भी वैसे ही बदलेगी, जहाँ पर कुछ जगह भी रह गया है ऐसे कहना भी। कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये बोलना चाहती थी कि मैं आपकी बात से बिल्कुल अग्री करती हूँ, क्योंकि जिस फैमिली से मैं निकली हूँ मुझे लगता है कि एक फ्रेज़ है चैरिटी बिगिंस एट होम, तो वो चीज़ मेरे घर में काफ़ी अच्छी तरीके से इम्प्लाई होती आई है। मेरा एक छोटा भाई है और मेरे घर में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि बेटी ये नहीं करेगी क्योंकि वो लड़की है। हमेशा से अगर मेरे घर में मैं कुछ काम करती हूँ तो मेरा छोटा भाई है जो कि अभी 14 साल का है, वो भी घर में झाड़ू पोछा करता है, वो मम्मी की मदद कराता है, क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ, मम्मी अकेली हैं तो वो सारा काम करता है। तो मुझे लगता है कि बहुत समय से हम काफ़ी आगे आ चुके हैं। हमने एक बहुत बड़ी जंग को बहुत हद तक हमने पार कर लिया है, और अब बहुत सारे हमारे को उसका फल देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं, जिस तरीके से माएँ अपने बच्चों को लेकर के अपनी सोच बदल रही हैं कि नहीं, इनको इस फील्ड में जाना चाहिए, हमें हमारे बच्चों की इच्छा पूर्ति को देखना चाहिए कि वो क्या करना चाहते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है, और जब बेटियों को मंच मिलता है तो कोई रोकने को कहे तब भी रुकने का मन नहीं करता, लेकिन क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, एक लास्ट कमेंट जरूर आपसे चाहेंगे। बिल्कुल सही कहा अभी आकांक्षा ने, बेटियां इस दर आगे बढ़ रही हैं कि हम अगर बोलें कि आधुनिक काल में हम आगे बढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं है। पौराणिक काल में जब हम बात करें
मैं जब म्यूज़िक की हिस्ट्री पढ़ती थी कॉलेज में, तब मैं देखती थी कि यज्ञ जब किया जाता था तो बहुत सारी हज़ारों वीणाएं वहाँ रखी जाती थी, और जिस भी पुरुष को स्वयंवर के लिए बुलाया जाता था, जिस किसी राजकुमारी के जितने भी राजकुमार वहाँ होते थे, उन सबको वीणा वादन का एक प्लेस दिया जाता था कि आप ये वीणा प्ले करके दिखाएंगे तब आप हमारी राजकुमारी को लेके जा सकते हैं, क्योंकि वीणा उस समय पर बेसिकली महिलाएं ही बजाया करती थी। तो ये एक बिगेस्ट टॉपिक, एक चैलेंज हम कह सकते हैं कि महिलाएं बहुत पहले से ही पुरुषों को चैलेंज करती आई हैं कि आप हमारी बराबरी नहीं कर सकते। को वहाँ कह सकते हैं कि मुग़ल काल जब आया, मध्यकाल जब आया, तब कुछ चेंजेस समाज में हुए जहाँ पर महिलाओं का दायरा घटता गया। लेकिन आधुनिक काल में जहाँ तक मैं पढ़ती हूँ, जहाँ तक मैं समझती हूँ अपनी सोच से, हम बहुत आगे हैं। हमारा भारत बहुत आगे है। भारत आगे है, हम आगे हैं, और आगे भी हम इसे कायम रखेंगे। उम्मीद हम यही करते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और एक बात कही जाती कि जान लेते हैं माँ बाप के दर्द को बिना कहे। किसी ने सच ही कहा है, बेटियां बहुत जल्दी बड़ी हो जाती हैं, और यही वजह है कि जब बेटियां होती है ना, और थोड़ी बड़ी भी होती है, तो माँ बाप भी निश्चिंत हो आते हैं, क्योंकि माँ के साथ घर में हाथ बटाने लगती हैं, पढ़ाई में अव्वल हो रही हैं, जैसे परीक्षा परिणाम सामने आते हैं उसमें नजर आता है। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं बचा है जहां पर बेटियां आगे नहीं आई हैं। टॉप पर रहने की आदत हमारी हो चुकी है, और इसलिए अगर कंपटीशन करना है तो आप करते रहिए। बाकी आंकड़े तो लगातार बढ़ ही रहे हैं, और उम्मीद करती कि राजस्थान एक दिन इसमें अव्वल रहेगा, नंबर 1 रहेगा, और जो एक दाग कभी लगा था उसे पूरी तरह से मिटाया जाएगा। और बेटियां भी ये करके दिखाएंगी, और ये क्योंकि सोच आपकी बदल रही है, इसलिए परिवार में बेटियां भी खुशहाल हो रही हैं, खिलखिला रही हैं। चलिए इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।